Yes, dear students, today in this lecture we are going to discuss AC circuit containing only inductor. AC सर्किट हमें पता है AC सर्किट वो सर्किट होगा जिसमें अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई है। अल्टरनेटिंग करंट का जब हम सप्लाई देते हैं तो एक सर्किट में आपको इंडक्टर भी मिलेगा, कैपेसिटर भी मिलेगा और रेजिस्टर भी मिलेगा। मतलब एक कॉम्बिनेशन जो सर्किट का एक कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टेंस एंड एज वेल एज कैपेसिटर। एक हम यदि फैन की बात करें तो फैन में जो मोटर यूज हो रही है वो आपकी इंडक्शन मोटर है। इंडस्ट्री में जो मोटर्स यूज हो रही है वो इंडक्शन मोटर है। ट्रांसफार्मर जो यूज हो रहा है वो ट्रांसफार्मर भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है और आपका इंडक्शन मोटर भी। तो यहाँ पर हम देखें कि एक जब हम प्योर इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं देयर इज नो अदर कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। हम यहाँ सिर्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं और इंडक्टेंस को इस सर्किट में हम सप्लाई दे रहे हैं alternating voltage that will be given by E is equal to E naught sin omega t। अब यहाँ पर देखें कि जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने से इसमें चेंज होगा फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जब चेंज फ्लक्स में होगा तो वो एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पर जो हमको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिलेगा उसको हम E is equal to नेट इंस्टेंटेनियस L di by dt से दे सकते हैं और रिजल्टेंट जो ईएमएफ है दैट विल बी E minus L di by dt। इन दोनों का सम, इसको हमने E दिया और ये माइनस L di by dt, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ देखते हैं हम कि E is equal to आपके पास में आ गया रिलेशन L di by dt। बेसिकली इस सर्किट से हम ये जानना चाह रहे हैं कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप डेवलप होती है। जब जैसे कि रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास भी ये रिलेशन आ रहा है। E की वैल्यू हमको यहाँ नोन है E नॉट साइन ओमेगा t और dt which is divided by this will give you di। अब इनका इंटीग्रेशन कर दें 0 to I और इधर भी आ गया आपका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी तो क्या आपका करंट E नॉट कांस्टेंट था, L कांस्टेंट था, sin ओमेगा t का हो जाएगा आपका माइनस cos ओमेगा t और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये ओमेगा इनटू L। तो फाइनली हमको जो करंट मिल रहा है दैट इज माइनस E नॉट ओमेगा इनटू L cos ओमेगा t मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें कि ओमेगा इनटू L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ओमेगा इनटू L जो है ओमेगा इनटू L ये इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है XL। XL is equal to 2 pi f into L। ओमेगा की वैल्यू आपकी 2 pi f, f फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमको मिल गई। ये इंडक्टेंस L इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। L की जो SI यूनिट है वो हेनरी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होगी आपकी, इसकी SI यूनिट होगी आपकी ओम, ओम से डिनोट होगा। तो अब यहाँ पर देखें कि करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है तो हम थोड़ा सा और देखते हैं इसको। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपका sin ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, थीटा को मैं पहले लिख लूं माइनस थीटा माइनस कॉमन ले लिया मैंने और साइन ले लिया आपका। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 90 जो। तो वैल्यू आपके पास में आएगी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका sin ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 और थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा t को रिप्रेजेंट कर रहा है।
theta is representing omega t. Representing means it is angular velocity and time. तो angular velocity is equal to angular displacement upon time. तो यहाँ सिंपली हमने इसको इस आइडेंटिटी को यूज करके I और E नॉट में देखें हम रिलेशन, तो E नॉट अपॉन एक्सएल cos ओमेगा टी को हम क्या लिख रहे हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और E नॉट अपॉन एक्सएल दैट विल गिव द I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 I इज इक्वल। तो यहाँ पर हम देखें रिलेशनशिप हमको क्या मिल रही है, उसको हम देखते हैं इस इक्वेशन को यूज करके कि I नॉट I is equal to E नॉट अपॉन एक्सएल into sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो हम थोड़ा सा इसका फेजर डायग्राम को भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग वेव्स को स्टडी करते हैं। तो इफ वी आर गिविंग दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू मींस E नॉट एंड दिस वेव इज हैविंग E नॉट sin ओमेगा टी, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मींस जो करंट है डेफिनेटली वैल्यू ऑफ करंट विल बी लेस देन द E नॉट, क्योंकि E नॉट को हम एक्सएल से डिवाइड कर रहे हैं और एक्सएल को हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई f इनटू l। तो यहां पर देखें हम कि ये जो है ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपका पाई हो गया और ये 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 0। तो इसमें एम्पलीट्यूड E नॉट मैक्सिमम मिल रहा है, जो आप सप्लाई दे रहे हैं E इज इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा टी। अब यहां पर देखिए कि जो करंट आपको मिल रहा है, करंट क्या हो रहा है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 मींस इट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। करंट किसको लैग कर रहा है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड। तो यहां पर हम देखें तो ये आपको इस टाइप से रिलेशन मिलेगा। एट पाई बाय 2 ये आपकी वेव आ रही है करंट की, I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहां पर हम देखें कि जब हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं, फेजर डायग्राम जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है दोनों अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए। तो यहाँ पर इस वेव को हम स्टडी कर चुके हैं, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, वी कैन से इन दिस वे बाय 90 डिग्री, पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम फेजर डायग्राम में देखें तो ये आपका ये आ गया आपका E नॉट sin ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका आ गया, ये इसका आपका हो गया पाई बाय 2, ये आपके I नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम देखें ये वैल्यू तो आपकी ओमेगा टी है, ये आपका आ गया आपका ओमेगा टी, ये पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फेजर डायग्राम से ये आपका फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहाँ पर हम देखें कि ये E नॉट sin ओमेगा टी और I नॉट करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो तो ऐसा यूनिट उसकी ओम है। फिर उसके बाद में हम देखें कि जो इंडक्टेंस हमको मिल रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मिल रहा है एक्सएल, इसको 2 पाई fl से हम डिनोट कर रहे हैं, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है, इन इंडिया वी आर यूजिंग 50 साइकिल्स पर सेकंड। तो यहाँ पर देखें कि f जो है फ्रीक्वेंसी है, अब एक्सएल और एफ में क्या रिलेशन है, तो ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, आपका इंडक्टर की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एक्सएल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इफ वी प्लॉट a graph between XL
स्ट्रेट लाइन, प्रोपोर्शनलिटी है, लीनियर रिलेशनशिप को शो करेगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है? देयर विल बी ए प्रोपोर्शनलिटी, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब यहाँ पर देखिए यदि हम डीसी करंट को यूज करते हैं, मींस यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 0, फ्रीक्वेंसी 0 है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मींस ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा डीसी सर्किट के लिए, बट इंडक्टिव सर्किट के लिए इट विल ऑफर रिएक्टेंस एंड दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द एफ। तो समटाइम्स इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये ग्राफिकल नोट रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। और ये भी अब यहाँ पर डीसी करंट की वैल्यू क्या हो रही है? देखिए हम तो एफ यहाँ 0 हो रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट करंट, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 0। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? 0 होगा, मींस इट विल ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द सप्लाई। बट इन केस ऑफ एसिड देयर विल बी फ्रीक्वेंसी एंड इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, मींस रिएक्टेंस। So this way we need to know the inductive reactance also to study a complete circuit where we will be having the capacitance, we will be having the resistance, we will be having the resistance. Means एक NCR सर्किट में आप जब इनको स्टडी करेंगे तो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस यू मस्ट नो। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में हमने इसमें देखा, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे लेग बिहेव करता है, इस इक्वेशन से हमको क्लियर हो रहा है कि कैसे करंट और वोल्टेज में रिलेशनशिप बनती है। अच्छा दूसरी बात है कि ये दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये स्टार्ट होता है π/2 से और ये इस टाइप से स्टार्ट होता है। इसके पहले वोल्टेज एम्पियर होता है, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ मैक्सिमम हो रही है जब करंट की वैल्यू 0 है। सो इनके बीच में 90 डिग्री का गैप है, उसको हम कहते हैं लैग में। तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज इन सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आपको पता होना चाहिए जब आप एसी सर्किट को एनालाइज करते हैं, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ओर जाएंगे तो यू विल हैव डायोड्स, ट्रांजिस्टर एंड आईसीज एंड ऑल दीस डिवाइसेस। सो यू मस्ट नो हाउ the inductance behaves in case of AC circuit। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप बताएं, साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इनटू कमेंट बॉक्स सो दैट वी विल सॉल्व इट एंड बी विद अस for getting more videos. We will go with the questions numericals which is based on this topic. So stay with us, join us.